So now we will solve the question C of Code Forces round 845 Quiz Master. So the question says a school has to decide on its team for an international quiz. There are n students in the school. We can describe the students using an array A where AI is the smartness of the ith student. There are m topics 1, 2, 3 to m from which quiz questions will be formed. The ith student is considered proficient in topic T if AI is divisible by T. Otherwise, he is a rookie in that topic. We say that the team of students is collectively proficient in all the topics if for every topic there is a member of the team proficient in this topic. Find a team that is collectively proficient in all the topics such that the maximum difference between the smartness of any two students in that team is minimized. So basically ये क्वेश्चन काफी बड़ा है और इसका लैंग्वेज समझने में थोड़ा आपको टाइम लग सकता है. मैं आपको अगर सिंपल शॉर्ट में बताऊं कि क्वेश्चन करवाना क्या चाहता है, तो हमारे पास एक एरे गिवन होगा. ठीक है. और हमारे पास वन से लेके एम तक सारे, वन से लेकर एम तक नंबर्स हैं. 1 2 3 टिल एम. हमें क्या करना है, इस एरे में से कुछ एलिमेंट्स को चूज करके टीम बनानी है. सपोज हम टीम बनाए हैं A2 A4 A5, एक हमारी टीम बनी है. ठीक है. तो जो टीम तभी बन सकती है जब अगर हम वन से लेकर एम तक में सपोज हम वन को पिक करें, तो वन जो है A2 A4 A5 में से किसी एटलीस्ट एक को डिवाइड कर दे. मतलब एटलीस्ट एक को, तीनों को कर दे या दो को कर दे तो भी चलेगा, मतलब एटलीस्ट एक को तो करे ही करे. सिमिलरली टू भी किसी एक को करे, सिमिलरली थ्री भी किसी एक को करे, और ऐसे करते करते पूरे एम तक सारे नंबर्स किसी ना किसी एक को डिवाइड कर दें A2 A4 A5 में से, तभी जाके A2 A4 A5 मेरा एक टीम बना सकती है. और इस टीम के कॉरेस्पॉन्डिंग जो हमारा आंसर होगा वो होगा A5 - A2, अगर हम A5 को सबसे बड़ा एलिमेंट और A2 को सबसे छोटा एलिमेंट कंसिडर कर रहे हैं तो हमें वो टीम भेजनी है कंपटीशन में जिसमें कि ये जो डिफरेंस है वो मिनिमाइज हो जाए. तो जरूरी नहीं है कि हमारे पास एक ही पॉसिबल टीम बने. हो सकता है हमारे पास एक टीम और बन जाए A1 A2 A4. तो इस केस में आंसर क्या हो जाएगा, A4 - A1. अगर A4 को हम मान ले कि बड़ा है और A1 को सबसे छोटा है, ऐसा मान ले तो ये भी एक टीम बन रहा है. तो हम इन दोनों टीम में से किसको भेजें, तो उस टीम को हम भेजेंगे जिसमें कि ये जो A5 - A2 या A4 - A1 जो नंबर आएगा, वो दोनों में से जिसमें जो छोटा आया, सपोज A4 - A1 वाला छोटा आया, तो हम ये वाली टीम को अपना फाइनल कंपटीशन के लिए भेज देंगे. तो ये तो हुआ कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बेसिकली हमें बाइनरी सर्च एल्गोरिदम का अ, थोड़ा पता होना चाहिए. अगर आपको नहीं पता है तो आप जाके किसी ब्लॉग में बाइनरी सर्च एल्गोरिदम के बारे में पढ़ सकते हैं और वापस आके ये वीडियो देख सकते हैं. और जिन्हें पता है वो यहीं से रिज्यूम कर सकते हैं. तो आइए हम देखते हैं कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे. तो बाइनरी सर्च हम इसमें कैसे लगा रहे होंगे, तो हमें बेसिकली डिफरेंस को मिनिमाइज करना है. ठीक है. तो डिफरेंस को मिनिमाइज करना है, तो इस डिफरेंस पे हम बाइनरी सर्च लगा देंगे. तो मिनिमम डिफरेंस मेरा क्या हो सकता है, जो पॉसिबल होगा वो जीरो हो सकता है. और मैक्स टू मैक्स क्या हो सकता है, वो ए ऑफ लास्ट एलिमेंट, वो लास्ट एलिमेंट माइनस फर्स्ट एलिमेंट हो सकता है. कब, जब हम एरे को ऑलरेडी हम सॉर्ट कर लें. ये मेरा सॉर्ट एरे जो गिवन था उसको हम सॉर्ट कर लें, जो मैक्सिमम डिफरेंस पॉसिबल होगा वो लास्ट माइनस फर्स्ट हो सकता है. ठीक है. तो हम क्या करेंगे, इस डिफरेंस पे बाइनरी सर्चिंग लगाएंगे. और सपोज हम किसी भी एक्स डिफरेंस के लिए हम सर्च कर रहे हैं, तो एक्स डिफरेंस के लिए हम सर्च कैसे करेंगे, तो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये है. तो ये हम समझते हैं कि एक्स डिफरेंस के लिए हम सर्च कैसे करेंगे, मतलब एक्स डिफरेंस पे सर्च करने का मतलब कि क्या ये एक्स डिफरेंस पॉसिबल है या नहीं. मतलब हम हाईएस्ट और लोएस्ट का जो डिफरेंस है वो एक्स से छोटा या उसके बराबर करते हुए कोई एक टीम बना सकते हैं या नहीं. तो सपोज हमने एरे को सॉर्ट कर लिया है. ठीक है. A1 A2 A3 A4 A5 A6 टिल A7 मान लीजिए 7 एलिमेंट्स का कह रहे हैं सपोज. और हम एक्स डिफरेंस के लिए सर्च कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम आएंगे A1 पे. ठीक है. A1 को हम मान लेंगे मेरा लोएस्ट एलिमेंट है. तो मेरा हाईएस्ट एलिमेंट क्या हो जाएगा, A1 प्लस एक्स से के इक्वल या इससे छोटा. A1 प्लस एक्स के इक्वल या इससे छोटा. तो हमें ये एलिमेंट हम कैसे फाइंड करेंगे, तो हम क्या करेंगे कि आप
आपको एक अपर बाउंड फंक्शन के बारे में पता होगा, अगर नहीं पता है तो आप जाके इसका एक ब्लॉग में किसी आर्टिकल में पढ़ सकते हैं और वापस आके वीडियो को यहाँ से रिज्यूम कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, इस पूरे एरे में A1 मतलब ए डॉट बिगिन, ए डॉट एंड और A1 प्लस एक्स का अपर बाउंड फाइंड करेंगे। सपोज हमारा ये एलिमेंट A4 आ गया, तो हमारा A1 A2 A3 जो है ये एक सब एरे बन जाएगा जो हमारा पॉसिबल टीम होगा। और इसमें हम चेक करेंगे क्या हमारा कंडीशन ट्रू है या नहीं। तो अब A1 A2 A3 हमारा पॉसिबल टीम बन गया है। अब हम चेक करेंगे क्या ये टीम बन सकता है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, 1 2 3 से लेके सारे m नंबर्स हमारे गिवन है। तो क्या हम देखेंगे कि 1 A1 A2 A3 में से किसी एक को डिवाइड कर रहा है या नहीं। सिमिलरली 2 A1 A2 A3 में से किसी एक को डिवाइड कर रहा है या नहीं। और यही हम सारे m के लिए चेक करेंगे। और सारे चेक करने के बाद अगर सारे के सारे नंबर्स किसी ना किसी एक को डिवाइड कर रहे हैं, तो हाँ मेरा एक्स डिफरेंस को लेके एक टीम बन सकती है। और हम यहाँ से ट्रू रिटर्न करा देंगे, नहीं तो फॉल्स रिटर्न करा देंगे। नहीं, नहीं तो फॉल्स तुरंत रिटर्न नहीं कराएंगे। अगर नहीं, अगर ये टीम नहीं बन रही है, A1 A2 A3 के लिए टीम नहीं बन रही है, तो हम क्या करेंगे, अगले स्टेप में हम A1 की जगह अपने लोएस्ट को A2 चूज कर लेंगे, मतलब अपना लोएस्ट A2 को चूज कर लेंगे। फिर हम अपर बाउंड लगाएंगे, A1 A डॉट बिगिन A डॉट एंड A2 प्लस एक्स में अपर बाउंड लगाएंगे। सपोज हमारा इस बार A5 एलिमेंट आया, तो A2 A3 A4 हमारा इस बार पॉसिबल टीम हो जाएगा। A2 A3 A5 हमारा एक पॉसिबल टीम हो जाएगा। अब इसके लिए हम कंडीशन चेक करेंगे क्या 1 से लेकर m तक सारे नंबर्स जो है वो A2 A3 A5 में से किसी एक को एटलीस्ट डिवाइड कर रहे हैं या नहीं। अगर हाँ कर रहे हैं तो वेल इन गुड। अगर नहीं कर रहे हैं तो अगेन हम A2 को छोड़ के A3 पे बढ़ जाएंगे। तो सिमिलरली ऐसे करते करते सारे एरे को ट्रेवर्स करने के बाद भी हमारा अगर एक भी ऐसा नहीं मिला, एक भी ऐसा टीम नहीं मिला है जिसमें कि हमारा कंडीशन ट्रू हो, तो हम फॉल्स रिटर्न करा देंगे। और जैसे ही हमारा किसी भी इटरेशन में एक टीम ऐसा मिल गया है, तो हम तुरंत ट्रू रिटर्न करा देंगे। ठीक है। अब ये काम को करने के लिए भी हमें स्मार्टली करना होगा। अगर हम ब्रूट फोर्स वे में करने जाएं तो हमारा टाइम लिमिट एक्सीड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम क्या कर रहे हैं बेसिकली, हर एक A2 A3 A5 में जा रहे हैं और बार बार अगर हम A2 A3 A5 में चेक कराएं कि क्या 1 किसी एक को डिवाइड कर रहा है या नहीं, या क्या 2 किसी एक को डिवाइड कर रहा है या नहीं, तो हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसका बहुत ज्यादा आ जाएगा। तो इसको हम रिड्यूस कैसे करेंगे स्मार्टली, तो आइए देखते हैं वो कैसे करेंगे। जो बेसिक लॉजिक है वो तो मैंने आपको समझा दिया कि हम बाइनरी सर्चिंग करेंगे अपने मिनिमम डिफरेंस पे। अब वो उसको स्मार्टली करने का तरीका कैसे होगा, तो पहले तो हम अपना एरे सॉर्ट कर लेंगे। सपोज हमारा एरे सॉर्ट हो गया। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा एलिमेंट A1 है, हम इस एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग इसके जितने भी फैक्टर्स हैं उसको ऑलरेडी हम स्टोर करा लेंगे, मतलब प्री कॉम्प्यूट कर लेंगे एक तरह से। A1 के सारे एलिमेंट्स को, A1 के सारे फैक्टर्स को स्टोर करा करा लेंगे। और हम A1 के सारे वो फैक्टर्स को स्टोर कराएंगे जो कि m से कम होंगे या उसके इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि m से बड़े वाले फैक्टर्स को तो हमें, m से बड़े वाले फैक्टर्स तो हमारे काम के ही नहीं है, क्योंकि हमें चेक करना है 1 से लेके m तक ही। तो A1 के सारे वो फैक्टर्स जो कि 1 और m के बीच में आ रहे हैं, वो सारे हम स्टोर करा लेंगे एक नए वेक्टर v मान लीजिए, मतलब वेक्टर ऑफ इंट में हम स्टोर करा लेंगे, जहां पे v0 जो होगा वो फैक्टर्स ऑफ A0 होगा। ठीक है। सिमिलरली V1 होगा फैक्टर्स ऑफ A1। ये हम ऑलरेडी कंप्यूट कर लिए। अब आइए हम इसको कोड से समझते हैं कि इसको हम अपना जो बाइनरी सर्च का जो फंक्शन है उसको स्मार्टली कैसे हैंडल कर रहे हैं। तो हमारा कोड देख लिया जाए। तो कोड क्या कह रहा है कि हम मिनिमम डिफरेंस -1, -1 क्यों? क्योंकि -1 तो कभी पॉसिबल ही नहीं है, तो मिनिमम से मिनिमम 0 ही आएगा। तो -1 को मैंने लो रख दिया है। हाई हाई को मैंने रख दिया है लास्ट एलिमेंट माइनस फर्स्ट एलिमेंट प्लस सम कांस्टेंट, क्योंकि मतलब कहीं ना कहीं ये तो पॉसिबल नहीं होगा। तो मेरा आंसर कहीं ना कहीं कुछ आ ही जाएगा, क्योंकि हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, हाई। वाई? बिकॉज देखिए, सपोज हाँ, लास्ट में हमारा लो -1 हो गया और हाई मेरा 0 हो गया। तो 0 जो है हमेशा पॉसिबल है, तो 0 मेरा आंसर हो जाएगा। अगर यही करते करते मेरा लो, सपोज मेरा फर्स्ट एलिमेंट था 1, लास्ट एलिमेंट था 10, और फाइनल बाइनरी सर्च करते करते मेरा लो हो गया है 11 और हाई हो गया है सपोज 12, तो ये तो कभी पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि मेरा मैक्स टू मैक्स डिफरेंस क्या हो सकता था, 10 - 1 9। तो जब भी मेरा हाई वाला एलिमेंट
10 - 1 से बढ़ा जाएगा, तब उस केस में हम कह सकते हैं कि कभी मेरा पॉसिबल ही नहीं है कि आंसर आ पाए। तो वही मैंने इस केस में करा रखा है, वही मैंने कोड में करा रखा है। देखिए, अगर हाई जो है मेरा फाइनल बाइनरी सर्च करने के बाद वाला जो हाई आया वो मैक्सिमम डिफरेंस से बड़ा आ रहा है, तब तो पॉसिबल ही नहीं है। नहीं तो हम हमेशा हाई को आउटपुट करा देंगे, जो कि मेरा आंसर होगा। मतलब लो जो है वो -1 है, मतलब -1 तो कभी पॉसिबल ही नहीं होगा। पॉसिबल क्या क्या हो सकता है, 0, 1, 2, 3, 4, 5 से लेके ये वाला डिफरेंस an-1 -a0, ये पॉसिबल है। इतने सारे पॉसिबल हैं, अगर इनमें से भी कोई एक के करस्पॉन्डिंग बात नहीं बन रही है तो हमारा जो लो है वो आगे बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। इतना बढ़ जाएगा कि हमारा हाई वाला भी जो पॉइंटर है वो इस डिफरेंस से बड़ा हो जाएगा। और अगर जैसे ही इससे बड़ा हो रहा है तो हमारा आंसर ही पॉसिबल नहीं है, तो -1 रिटर्न करा देंगे। नहीं तो हम हाई रिटर्न करा देंगे, जो कि मेरा आंसर पॉसिबल है। आप कोड को अच्छे से देख के समझ भी सकते हैं जो मैंने बताया। बेसिकली हमारा मेन काम क्या है, ये है हमारा चेक करना कि एक्स डिफरेंस के करस्पॉन्डिंग पॉसिबल है या नहीं। तो हम क्या कर रहे हैं, देखिए, ये मेरा मिड एलिमेंट है, बाइनरी सर्च वाला मिड। ये मेरा के जो है वो एम है, मतलब ये जो मेरा के है ये बेसिकली 1 से लेके के तक वो सारे नंबर्स थे जिससे हमें देखना था कि 1 किसी एक को डिवाइड कर रहा है या नहीं, 2 किसी एक को डिवाइड कर रहा है या नहीं। सिमिलरली 1 से लेकर के तक सारे एलिमेंट्स किसी ना किसी एक को डिवाइड कर रहे हैं या नहीं, हमारे टीम के किसी भी एक मेंबर को। ये वेक्टर ऑफ ए जो है हमारा ओरिजिनल एरे है सॉर्ट करने के बाद, और ये वेक्टर ऑफ इंट वी जो है वो ओरिजिनल एरे के किसी भी एलिमेंट के सारे फैक्टर्स जो है वो है। और एल एल एन जो है, मतलब इंटीजर एन जो है वो हमारा एरे ए का साइज है। ठीक है। तो अगर मेरा जो मिड एलिमेंट जो हमारा आ रहा है वो 0 से छोटा आ रहा है तो फॉल्स रिटर्न करा देंगे, क्योंकि मिनिमम डिफरेंस तो 0 होगा, नेगेटिव तो हो नहीं सकता। अब हम क्या कर रहे हैं कि एक फ्रीक्वेंसी एरे बना रहे हैं, एमपी ऑफ k+7 = 0। मतलब ये जो एमपी है ये एक फ्रीक्वेंसी एरे है। ठीक है। ये बेसिकली हमारा क्या बता रहा होगा कि किसी भी इटरेशन में हम चले, बेस ये क्वेश्चन काफी लंबा हो रहा है तो आप बेसिकली हर एक पॉइंट को आप बहुत ही क्लियरली समझने का ट्राई करिएगा। सो ये जो एमपी एरे है मेरा, ये एक फ्रीक्वेंसी एरे है। मतलब ये इसमें हम स्टोर करा रहे होंगे, MP ऑफ 1 जो है वो मेरा स्टोर करा रहा होगा कि सपोज हम एक टीम बनाए A1 A2 A3 A4। ये हम इसको इस सपोज ये मेरा एक पॉसिबल टीम बना सकता है या नहीं, इसको चेक करने के लिए हम चेक करें कि MP ऑफ 1, मतलब 1 जो है वो कितने एलिमेंट्स को डिवाइड कर रहा है, A1 से लेके A2 A3 A4 में से कितने एलिमेंट्स को डिवाइड कर रहा है। तो 1 तो सारे को डिवाइड कर रहा होगा, क्योंकि 1 तो सारे नंबर को डिवाइड करता है। तो MP ऑफ 1 मेरा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। सिमिलरली हम MP ऑफ 2 अगर देखेंगे तो हम देखेंगे कि 2 जो है वो A1 A2 A3 A4 में से कितने नंबर को डिवाइड कर रहा है। अगर 2 नंबर को डिवाइड करो तो 2 हो जाएगा। वैसे ही सारे MP जो है वो किसी भी MP ऑफ X जो है वो X इन चारों एलिमेंट्स में से कितने एलिमेंट को डिवाइड कर रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी है। तो MP मेरा वो बता रहा होगा। ठीक है। अब हम आगे देखते हैं हमारा कोड क्या कर रहा है। अब हम क्या किए कि काउंट को हम के कर दिए। तो ये काउंट मेरा क्या बता रहा होगा, इनिशियली मेरे पास काउंट के है, मतलब कि मेरे पास 1 इनिशियली, मतलब अभी हम स्टार्ट भी नहीं किए कुछ भी चेक करना। तो मतलब स्टार्ट भी जब तक हम कुछ नहीं किए चेक करना, तो हमारे पास सारे के सारे के तक के सारे नंबर्स प्रेजेंट है। मतलब अ, ऐसा तो कोई भी एलिमेंट नहीं मिला कि जो 1 से भी डिवाइड हो जाए। मतलब अभी हम चेक करना स्टार्ट ही नहीं किए, तो हमारे पास सारे के सारे के प्रेजेंट है। जैसे जैसे चेक करना स्टार्ट करेंगे तो सपोज 1 के करस्पॉन्डिंग एक एलिमेंट मिल गया जिससे 1 डिवाइड हो रहा है, तो के में एक माइनस कर देंगे कि हाँ 1 के करस्पॉन्डिंग तो मिल गया। सिमिलरली जब 2 के करस्पॉन्डिंग में मिल जाएगा तो के में एक और माइनस कर देंगे तो k-2 हो जाएगा। सिमिलरली के करस्पॉन्डिंग अगले बार मिल गया तो k-3 हो जाएगा। तो जैसे जैसे 1 से के तक के बीच में जो फैक्टर्स हैं जिसके जिसके करस्पॉन्डिंग मल्टीपल्स मिलते जाएंगे, वैसे वैसे हम अपने काउंट में से एक एक माइनस करते जाएंगे। और फाइनल पूरे टीम में चेक करने के बाद हम देखेंगे कि अगर पूरा का पूरा मेरा काउंट 0 हुआ कि नहीं। मतलब काउंट 0 कब होगा, जब 1 से लेके के तक के सारे नंबर्स के मल्टीपल इस पॉसिबल टीम में कहीं ना कहीं हमें मिल गए या नहीं, तभी हमारा काउंट 0 होगा। नहीं तो काउंट हमारा पॉजिटिव रहेगा। मतलब काउंट पॉजिटिव रहने का मतलब क्या है कि कोई ना कोई एक 1 से लेके के तक के बीच में कोई ना कोई एक नंबर था
जिसके करस्पॉन्डिंग हमारा कोई भी इस टीम में, मतलब सपोज टीम था A1 A2 A3 A4, तो इस टीम में किसी एक एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग उसका मल्टीपल नहीं मिला, तभी हमारा काउंट पॉजिटिव हो सकता है। नहीं तो अगर 1 से लेके K तक के सारे नंबर्स के करस्पॉन्डिंग सारे एक एक नंबर्स तो एटलीस्ट मिल ही गए जो कि उसके मल्टीपल थे, तब तो हमारा काउंट 0 हो जाए। अगर ये बहुत ही ज्यादा मतलब वो हो गया, तो इसको फिर से समझते हैं। काउंट वेरिएबल हमारा क्या बता रहा होगा। सपोज चलिए हमारा काउंट है के। अब हमारा एक टीम था मान लीजिए पॉसिबल, जिसमें हमको चेक करना था A1 A2 A3 A4 A5, ठीक है। तो मान लीजिए वन जो था वो तो A1 A2 A3 A4 A5 सबको डिवाइड करेगा, तो वन के कॉरस्पॉन्डिंग तो हमारे हमें मल्टीपल्स मिल गए, तो काउंट मेरा एक माइनस हो जाएगा। तो अब काउंट हो जाएगा काउंट -1। अब हम टू के कॉरस्पॉन्डिंग चेक करेंगे। अगर तो अगर टू सपोज A2 को डिवाइड कर दे रहा था, तो टू का भी एक मल्टीपल मिल गया जो कि A2 है, तो काउंट एक और माइनस हो जाएगा, काउंट -2। सिमिलरली सपोज थ्री के लिए भी मिल गया, वैसे ही सपोज 1 से लेके K तक के लिए सबके लिए मिल गया, और हम हर बार काउंट को माइनस करा रहे थे, तो फाइनल हमारा काउंट क्या हो जाएगा, 0। तो काउंट 0 का होने का मतलब क्या है कि 1 से लेके K तक के लिए सारे के लिए हमारा कंडीशन सेटिस्फाई हुआ। लेकिन अगर हम पूरी टीम के लिए चेक कर लिए और अभी भी हमारा काउंट पॉजिटिव रहा फाइनली, तो हम क्या कह सकते हैं कि 1 से लेके K के बीच में कोई तो एक ऐसा नंबर रहा होगा जिसके कोरस्पॉन्डिंग A1 से लेके A5 में कोई भी ऐसा नंबर नहीं मिला जो कि इस नंबर से डिवाइड हो जाए। तो हमारा A1 से लेके A5 जो पॉसिबल टीम है, ये टीम नहीं बना सकती। सो बेसिकली काउंट वेरिएबल हमारा इसमें हेल्प कर रहा होगा। अब आइए हम आगे देखते हैं हम हमने कैसे इंप्लीमेंट किया इसको। तो हमने लूप चलाया, ठीक है। लूप चलाया है, और किसी भी एलिमेंट ith इटरेशन में हम क्या किए हैं कि अपर बाउंड जो मैंने बताया था वो फाइंड किया मैंने, कि जो मिनिमम मिड वाला जो है वो डिफरेंस, इस मिड डिफरेंस के करस्पॉन्डिंग हम सर्च कर रहे हैं। तो AI+M के करस्पॉन्डिंग जो अपर बाउंड है वो मेरा मिल गया। अब हम क्या करेंगे ये जो मेरा प्री है, तो बेसिकली हम क्या कैसे कर रहे होंगे। तो सपोज A1 के करस्पॉन्डिंग मेरा जो सपोज हमारा सॉर्टेड अरे था A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A10। तो A1 के करस्पॉन्डिंग जो मेरा सब एरे आया था A1 से लेके A4 आया था, और A2 के करस्पॉन्डिंग जो मेरा सब एरे आया था A2 से लेके A6 तक आया था सपोज। तो हम बार बार थोड़ी ना कि बार बार थोड़ी ना A1 से लेके A4 तक के लिए चेक किए, नहीं हुआ पॉसिबल तो A2 से लेके A6 के लिए चेक किए। तो बार बार थोड़ी ना हम A2 के लिए भी वापस से उसके फैक्टर्स निकालेंगे, A3 के लिए भी वापस से उसके फैक्टर्स निकालेंगे, A4 के लिए भी वापस से उसके फैक्टर्स निकालेंगे। ऐसा हम नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, सपोज A1 से लेके A1 के कोरस्पॉन्डिंग A1 A2 A3 A4 आया था, और A2 के कोरस्पॉन्डिंग A2 A3 A5 A6 आया था। तो ए वन इस वाले एरे में A1 तो नहीं है, तो हम जो हमारा फैक्टर्स था वो A1 के सारे फैक्टर्स हम डिलीट कर सकते हैं, और A5 और A6 नए एलिमेंट्स हैं, तो इसके नए फैक्टर सारे हम अपने उसमें चेक करने के लिए ऐड कर सकते हैं। इससे हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस होगा बेसिकली। सो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं कि हम क्या कर रहे होंगे कि सपोज A1 से लेके A4 तक हमारा कंडीशन ट्रू नहीं हो पाया, तो अब हम इसके लिए चेक कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, A2 A3 A4 A5 A6 है। तो हम A2 से लेके A4 तक के तो सारे एलिमेंट्स चेक्ड है। अब हम A5 पे आए। A5 के नए फैक्टर्स जो भी हैं, सपोज A5 का एक फैक्टर है P, जो कि 1 से लेके K के बीच में है। तो और P जो था वो A2 A3 A4 किसी का भी फैक्टर नहीं था। मतलब P जो था ना वो A2 को डिवाइड कर रहा था, ना वो A3 को डिवाइड कर रहा था, ना वो A4 को डिवाइड कर रहा था। लेकिन P जो है वो A5 को अब डिवाइड कर रहा है। तो मेरा जो काउंट वेरिएबल है एक एक्स्ट्रा माइनस उसमें लग जाएगा, क्योंकि P तो 1 से K के बीच में ही है, और A2 A3 A4 में तो किसी को डिवाइड नहीं कर रहा, लेकिन मेरा P को अब A5 को अब डिवाइड कर दे रहा है, तो एक एक्स्ट्रा काउंट इसके लिए माइनस होगा। सिमिलरली हम A6 के लिए भी चेक करेंगे, और इन पूरे के लिए चेक करने के बाद फाइनल हम काउंट देखेंगे कि मेरा क्या आया। फाइनल अगर काउंट 0 आया तो ठीक है, ये मेरा एक पॉसिबल टीम है। नहीं आया तो हम नेक्स्ट इटरेशन में बढ़ जाएंगे। जैसे ही हम नेक्स्ट इटरेशन में बढ़ेंगे तो मेरा A3 आ जाएगा,
सपोज A3 के करस्पॉन्डिंग मेरा जो टीम बन सकता है वो A3, A4, A5, A6, A7 बन सकता है। तो इसमें A2 तो अब नहीं है। तो A2 के करस्पॉन्डिंग जितने भी A2 के फैक्टर्स थे 1 से K के बीच में, उनका हमें उनको हमें हटाना पड़ेगा। तो उसके करस्पॉन्डिंग हमारा काउंट कुछ प्लस भी हो सकता है। कब होगा प्लस? तो सपोज A2 का एक फैक्टर था P, जो कि सिर्फ A2 को ही डिवाइड कर रहा था, A3, A4, A5, A6 को डिवाइड नहीं कर रहा था। मतलब इसको अच्छे से दिखाते हैं। A2, A3, A4, A5, A6। A2 का एक फैक्टर था P, जो कि सिर्फ और सिर्फ A2 को ही डिवाइड कर रहा था, ना ही A3 को कर रहा था, ना ही A4 को कर रहा था, ना ही A5 को कर रहा था, ना ही A6 को कर रहा था। तो जब हम इस वाले एरे को चेक कर रहे थे, तो इस P के करस्पॉन्डिंग एक काउंट माइनस हुआ होगा ऑलरेडी, जो कि हम अगर जब इस एरे को चेक करने जाएंगे तो उसमें तो ये P नहीं मिलेगा, क्योंकि P तो A2 को डिवाइड कर रहा था। तो हमें क्या करना होगा? काउंट को प्लस करना होगा, और फिर A7 को कर, फिर A7 के लिए हम चेक करेंगे क्या इस A7 में ये P है। अगर इस A7 के फैक्टर्स में अगर एक P है तो अगेन एक काउंट माइनस हो जाएगा। तो ये हम कैसे कर रहे हैं? तो कोड में देखिए, जैसे ही हम नेक्स्ट इटरेशन में बढ़ रहे हैं तो ये वाला लूप हमारा क्या कर रहा है कि सारे वो वैसे फैक्टर्स जो कि सिर्फ AI-1 में आ रहे थे, मतलब VI-1, AI-1 में आ रहे थे, वो सारे फैक्टर्स के करस्पॉन्डिंग उस काउंट को बढ़ा दे रहा है। सो ऐसे करते करते हम सारे एलिमेंट्स के लिए चेक कर लेंगे सारे इटरेशन में, और अगर कोई भी एक पॉसिबल टीम साइज हुआ एक्स डिफरेंस के करस्पॉन्डिंग, तो ट्रू रिटर्न करेंगे, नहीं तो फॉल्स रिटर्न करेंगे। आई सजेस्ट यू टू गो थ्रू दिस कोड केयरफुली वंस, ताकि आपको चीजें काफी अच्छे से समझ में आएंगी, क्योंकि ये क्वेश्चन काफी मतलब कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स था। मतलब इसको पूरे अच्छे से समझाने के लिए वन ऑन वन इंटरेक्शन भी चाहिए, क्योंकि आपके बहुत सारे डाउट्स होंगे, आई नो। तो आई सजेस्ट यू टू आप पूरे कोड को एक बार अच्छे से जाके पढ़िए, और आपका जो भी डाउट हो आप कमेंट डाउन करिए, मैं पक्का उसका अच्छे से रिप्लाई करूंगा। और सॉरी एट सम पॉइंट अगर आपको कुछ अच्छे से समझ नहीं आया हो, बट आई सजेस्ट कि आप एक बार अच्छे से कोड को जाके पढ़िए। मैं कोड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। आई होप आपको अप्रोच समझ में आया हो। थैंक यू।